आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनआईएस की क्लास 12 से पॉलिटिक्स सब्जेक्ट को, और इसमें हमने लिया है आज चैप्टर नंबर 7। ठीक, तो चैप्टर नंबर 7 को आज हम लोग पढ़ेंगे। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, इस चैप्टर को हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो ये वीडियो या ये क्लास दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियरी होगी। ठीक, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है। तो हमारे चैप्टर का टाइटल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर अगर हम इस चैप्टर को समझे तो इस चैप्टर में हमारी दो चीजें आ रही हैं। एक आ रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DPSP भी कहते हैं। साथ ही साथ दूसरी आ रही है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक, हिंदी में देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक बात, दूसरी बात मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इज इक्वल टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यही है ये DPSP, इसको हिंदी में कहते हैं। और मौलिक कर्तव्य आपके क्या हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, तो हमने बेसिकली इन सब चीजों को इस चैप्टर में समझना है। ठीक, तो चलिए चैप्टर को समझते हैं अपने। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक, हिंदी में कहा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ क्या है। अगर आपसे यही पूछा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि हमारे देश में जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार हमारे लिए कानून बनाती है। अब कोई सी भी सरकार आए, चाहे BJP आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे कोई अन्य पार्टी आए, जो उनसी भी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है उसी के ज्यादा सदस्य सांसद बनते हैं, है ना, और उसी में ज्यादा लोग विधानसभाओं में भी बैठते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि हमारे देश के लिए जो भी कानून बनते हैं, अगर हम पूरे भारत के लिए कानून बनाने की बात करते हैं तो वो कहाँ से बनते हैं, पार्लियामेंट से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक, और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बोलते हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, तो अगर केवल उत्तर प्रदेश के लिए कोई कानून बनाना है तो वो कानून कौन बनाएगा, उत्तर प्रदेश की विधानमंडल, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये बातें हुई कि हमारे देश के लिए या हमारे राज्यों के लिए कानून कौन बनाता है। मैंने आपको समझा दिया, केंद्र में हमारी संसद है और राज्यों में हमारी विधानमंडल है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे स्टेट्स में कानून बनाती है, और सेंटर में हमारी या यूनियन में हमारी कौन बनाती है कानून, पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आती हैं। ये बेसिक बात रही कि कानून कैसे बनता है और कहाँ बनता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका इस कानून बनाने से क्या कनेक्शन है, क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि कानून कहाँ बनता है ना। तो कानून बनाने का इस चीज के साथ क्या संबंध है, तो आपको बताऊं, यहाँ पर सीधा सीधा संबंध है। इस बात को आप जरा गौर से सोचिए कि जो भी सरकार है, कोई सी भी सरकार है, अगर वो कानून बना रही है तो कानून तो वो मनमाना भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी का कानून बना सकते हैं जिससे उस पर्टिकुलर सरकार को कोई फायदा हो रहा हो। क्यों नहीं कर सकते, क्या ऐसा कर सकते हैं ना। या कोई ऐसा कानून बना दे जिसमें पर्टिकुलर एक ही रिलीजन का भला हो रहा हो, या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर वर्ग के लोगों का फायदा हो रहा हो सकता है ना ऐसा, कि जो कानून बना रहा है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, अगर हिंदू गवर्नमेंट है, हिंदू सरकार के हैं सभी उसमें, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए और अदर धर्म के जो बातें हैं उनको एक तरह से डिनाई करेंगे, अपने धर्म को बढ़ाएंगे। हो सकता है ना ऐसा, क्यों सोचे अगर तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ती है कि जो लोग कानून बना रहे हैं उनके ऊपर एक शिकंजा हो, उनके ऊपर भी कुछ बातें हों कि वो जो कानून बनाएं, उन कानून को बनाते समय वो कुछ बातों का ध्यान रखें कि उनका कानून कहीं गलत तरीके का ना बन जाए। क्यों, सही बात है ना।
कि जो भी शक्ति है, चाहे संसद है, चाहे विधानसभाएं हैं, जो भी कानून बना रहे हैं वो कानून बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। होना चाहिए ना ऐसा, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत होने चाहिए कि भाई जिनको वो फॉलो करें कोई भी कानून बनाते समय। तो यही मेरा जो आपको समझाने का कारण है वो यही है कि जब भी कोई सरकार कानून बना रही है तो उसको जो इंस्ट्रक्शंस हैं या कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसका उस सरकार को जो कानून बना रही है पालन करना है। तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है हर सरकार के माध्यम से या हर सरकार के द्वारा जब भी वो कोई कानून बनाती है, तो ऐसे सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब जब भी कोई स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा, कोई भी नियम कानून बनाएगा, तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना है। और वो बातें कौन सी हैं? वही बातें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखी हुई हैं। आई बात समझ में? जब भी कोई सरकार कानून बना रही है तो वो कानून बनाने समय किन बातों का ध्यान रखेगी? कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनका ध्यान रखेगी, ठीक है। और उन्हीं बातों को क्या कहा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये मतलब ऐसे समझ लो, कुछ पॉइंट में कुछ बातें हैं, ठीक है। ये बातें हैं, इन सब बातों को आपने ध्यान में रखना है जब भी आप कोई लॉ बना रहे हैं, कोई कानून बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप एक मनमाना कानून कर दे और उसमें डीपीएसपी की बातों का आप पालन नहीं कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में खाली इतना ही समझो, जैसे जैसे हम ये चैप्टर को पढ़ते जाएंगे आपको सब बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी आपको बेसिक बेसिक बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो ये रहा डीपीएसपी का एक छोटा सा रिव्यू, ठीक है। अब बात करा जाए कि डीपीएसपी दरअसल में है कहाँ पर लिखे हुए। तो देखिए, जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ही लिखी हुई हैं ये बातें। और इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान क्या है, देश की सर्वोच्च विधि है, सबसे बड़ा कानून है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, मतलब 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, हिंदी में आर्टिकल को क्या कहेंगे आप? अनुच्छेद, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं अनुच्छेद, ठीक है। तो हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ पर लिखे हुए हैं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? हमारे संविधान में कहाँ पर लिखे गए हैं? अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, ठीक। तो देखिए, कुछ अनुच्छेद 36 में बातें लिखी होंगी, कुछ अनुच्छेद 37 में लिखी होंगी, कुछ अनुच्छेद 38 में, कुछ अनुच्छेद 39, कुछ अनुच्छेद 40, इस तरह से करते करते अनुच्छेद 51 तक। ये आप इसे एक लाइन समझ लीजिए कि 36 नंबर पे कुछ बातें होंगी, 37 पे कुछ होंगी, 38 पे कुछ, 39 पे कुछ, 40, इस तरह से करते करते ये 51 तक है, ठीक है। इतना बात क्लियर है, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर हुई कि हमारे उसमें लिखी हुई कहाँ पर है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ दिशा निर्देश होते हैं, किसके लिए? स्टेट जो पॉलिसी बना रहा है, कोई भी राज्य। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब आप दोनों तरह से देख सकते हैं। एक तो केंद्र सरकार को भी कह देते हैं पूरे भारत में जो चलती है, और आप एक पर्टिकुलर राज्य को भी कह सकते हैं जिसे आप एक स्टेट कहते हैं हिंदी में। जैसे स्टेट क्या हो गया आपकी? यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। इस तरह से ये सब क्या है? ये स्टेट्स हैं। और कई स्टेट्स मिलने से क्या बन जाता है हमारा पूरा एक, जिसे हम बोल देते हैं हमारा नेशन या हमारी कंट्री, हमारा देश, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य का मतलब ये वाले राज्य भी माने जाते हैं और ये वाले राज्य भी, जो पूरे भारत
को भी आप एक राज्य कहेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले उन राज्यों को भी यहाँ पर राज्य कहा जाता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरह से क्या है, गाइडलाइंस हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ बातें हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको ध्यान में रखना है सरकारों को, जिसमें केंद्र की और स्टेट की, यानी क्या ना, सेंटर एज वेल एज स्टेट्स, तो मतलब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, ये दोनों के दोनों अगर कोई कानून बना रहे हैं तो जो भी कानून बनाएंगे भाई वो उस कानून को बनाते समय वो इन बातों की पालना करेंगे कुछ, ठीक है जी। और उन्हीं को क्या कहता है, डीपीएसपी। आई बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक बात ये आती है कि जो ये डीपीएसपी हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन चीजों का मतलब क्या है जो हम पढ़ रहे हैं कि 36 से लेकर 51 तक में संविधान में कुछ बातें लिख दी गई हैं कि भाई इन बातों का आपने पालना करनी है, लेकिन इन बातों की पालना करने का उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा गया संविधान में ये डीपीएसपी को लिखने के पीछे का रीजन क्या था, तो क्या है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, एक जो राज्य है, एक राज्य है उसका कल्याण हो, ठीक है, उसका वेलफेयर हो। अब कल्याण का मतलब क्या हुआ, मैं आपको दोनों चीज समझाता हूँ, ठीक है। एम सेट वेलफेयर स्टेट, और दूसरी बात क्या कह रहा है ये, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज के कमजोर, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, ओके, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण हो। ये लाइन अच्छे से याद रख लो, ठीक है। मैं इसको दोबारा पूरा क्लियर से लिख देता हूं अगर आपको दिख ना रहा हो तो। डीपीएससी का अगर मैं आपको मेन वो कहूं, एम, उद्देश्य, जो मेन एम आएगा वो क्या आएगा, देखना ध्यान से और इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। यहां पर भी लिखा हुआ है, मैंने दोबारा से लिख दिया, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब इसको मैं आपके लिए हिंदी में भी लिख देता हूं, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, ठीक है। तो ये दो बातें आपको बिल्कुल जहन में बिठा लेनी है अगर हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं तो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन एम क्या है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य बनाना, मतलब एक तरह से पूरा जो हमारा देश है उसको एक कल्याणकारी बना रहे हैं, ठीक। अब कल्याणकारी पूरा हम अपना देश बना रहे हैं तो उसका हम दूसरा मतलब क्या निकाल सकते हैं, जो मेन बात है वो कैसे बनेगा, जब होगा कल्याणकारी कमजोर वर्गों के लिए, मतलब जितने भी सोसाइटी में कमजोर वर्ग हैं उन सब का कल्याण हो, उनका वेलफेयर हो, उनका विकास हो, उनका भला हो। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझो, मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बातें आपके जहन में इजीली बैठ जाएं। यहाँ पर एक शब्द पे ध्यान देने की जरूरत है, कमजोर वर्ग, इंग्लिश में वीकर सेक्शन। अब इस वीकर सेक्शन से आप क्या समझ रहे हैं कि समाज का वीकर सेक्शन, सोसाइटी का वीकर सेक्शन या समाज का कमजोर वर्ग, इसका मतलब क्या है। देखिए, कमजोर वर्ग से मतलब ये नहीं है कि जो लोग शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, कमजोर हैं, समझ रहे हो, हट्टे कट्टे नहीं है, मोटे नहीं है, कमजोर हैं, देखने में दुबले पतले, उसको नहीं कहते हैं कमजोर वर्ग।
कमजोर वर्ग वो होगा जो अपने लिए एक तरह से मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर पा रहा है, मतलब बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को ही वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स हम कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, एक पुरानी कहावत है। तो देखिए इस तरह की बातें हैं कि आपके पास अच्छा रोजगार होना चाहिए, है ना, आप एक पैसा कमाएं, अच्छी आपके पास एक इनकम का स्रोत होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो बच्चे हैं उनको छोटी उम्र में काम पे ना लगना पड़े, उनको एजुकेशन मिले, है ना, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिले, है ना, जो जवानी है जो बचपना है वो दिहाड़ी मजदूरी करते हुए ना गुजरे। या कुछ एक ऐसा हमारे समाज में वर्ग होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, या इस तरह के अन्य ट्राइब्स भी होती हैं जो पिछड़े वर्ग होते हैं। इनका किसी कारणवश अपने समय पर काफी शोषण हुआ था, है ना, हम सभी ने इतिहास में समझा है इस बात को। तो ऐसा नहीं चलेगा, किसी भी वर्ग का किसी प्रकार से शोषण ना हो। जिनका हो चुका है इतिहास में एवं आज वो बहुत बुरी स्थिति में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, तो उनका भी डेवलपमेंट हो, उन लोगों को भी विकास हो, उनको भी सरकारी नौकरियों में जगह मिले। इलेक्शंस हो तो इलेक्शंस में भी उनको पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया जाए। कोई बड़े बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो वहां पर उनको सीट्स अलॉट की जाए। आप देखते हैं ना कि बहुत सी कैटेगरीज में देखिए आप, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अलग अलग जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं जिनका एक तरह से पूरे तरीके से डेवलपमेंट विकास नहीं हो पाया है, तो उनके लिए गवर्नमेंट समय समय पर नई नई पॉलिसीज बनाती रहती है, नए नए नियम बनाती रहती है। तो ये सब क्या है, ये वीकर सेक्शन है, ये कमजोर वर्ग है। तो डीपीएसपी या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी हैं, ये सरकार को यही तो करने को कह रहे हैं कि आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, कोई भी कानून बना रहे हैं, उसमें आप इन लोगों के भलाई के लिए सोचिए। अब वीकर सेक्शन में यहाँ पर केवल आप ध्यान रखें, ये ना समझे कि मैंने यहाँ पर SC ST OBC या EWS कुछ लोगों के नाम दे दिए तो खाली यही वीकर सेक्शन है। नहीं, जो लोग आर्थिक रूप से या फाइनेंशियल रूप से कमजोर हैं वो भी वीकर सेक्शन है। जो लोग एक तरह से रोजगार नहीं ले पाते हैं, जॉब नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो भी वीकर सेक्शन है। जो लोग बेसिक फैसिलिटीज नहीं ले पाते हैं, लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, प्रॉपर एजुकेशन बचपन में नहीं ले पाते हैं, मजदूरी में लग जाते हैं, है ना, तो ये सब लोग। और साथ ही साथ आप इसमें ये देखिए ना, वुमेन जो होती हैं, महिलाएं जो हैं, महिलाएं भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आती हैं। आप देखिए कि महिलाओं के साथ कितना शोषण होता था। तो अब आप ऐसे भी काम करेंगे, जो भी राज्य कोई भी नियम कानून बनाएगा तो उसमें महिलाओं के लिए भी आप कुछ आरक्षण रखेंगे ताकि इनका कल्याण हो, इनका डेवलपमेंट हो, इनका वेलफेयर हो। आ रही है बात समझ में? तो मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी है कि वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है। तो समाज के कमजोर वर्ग में सब आते हैं। कमजोर वर्ग में वो सभी आते हैं जो सब लोग बेसिक नेसेसिटीज को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे आगे चल के आप ये सब कुछ समझते आएंगे। ठीक है, अब जब हम चैप्टर को आगे पूरा खोल कर पढ़ेंगे तो सब बातें समझ में आएंगी। अभी मैं आपको बेसिक मतलब बता रहा हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है। ठीक है, इसी के तहत आप देखते हैं ना कि जैसे मैंने यहाँ पर वीकर सेक्शन में महिलाओं का जिक्र करा, तो आप देखेंगे कि जो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में भी महिलाओं को बहुत प्रकार का एक सीट अलॉट करा जाता है। लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा की सीटें हों, वहां पर ऐसा है कि कुछ प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए ही हैं। भाई आप उन सीटों में आप महिलाओं को ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि सारे पुरुष आ जाएंगे। कुछ पर्टिकुलर सीटें हैं वहां पर महिला ही आएंगी। ठीक है, और ऐसी ही ग्राम पंचायतों में भी हैं। आप देखते होंगे, अगर आपका जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर प्रधान के पद पे लोग क्या करते हैं, महिलाओं के लिए सीटें होती है, वहां पर अपनी वाइफ को उठाते हैं वो लोग इलेक्शन में, क्योंकि उनके लिए सीट रिजर्व्ड होती हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें जो डीपीएसपी के बारे में आपको अभी स्टार्टिंग बता रहा हूँ, ध्यान रहे स्टार्टिंग बता रहा हूँ। जब आगे हम इस चैप्टर को और पढ़ने वाले हैं तो सारी बातें फिर और इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो एम्स एट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेलफेयर, ये दोनों मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आता है टेकन फ्रॉम ईरिश रिपब्लिक, मतलब हमने जो ये अपना ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने
आयरलैंड के संविधान से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। जो हमारा संविधान है, जो हमारे संविधान की पूरी किताब है ना, उसमें कितनी सारी बातें हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सब यहाँ से लिखी हैं, वो हमने कई कई देशों से हमने जो जो हमें चीज़ें अच्छी लगी हमने वहाँ से वो चीज़ें उसमें एंटर करी हैं। जैसे अभी ये डीपीएसपी की बात है, तो डीपीएसपी हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड के। इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे? इरिश रिपब्लिक से हमने ली है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है। टू इनकॉर्पोरेट देयर इन पॉलिसीज, वही जो भी नियम कानून बनेंगे, मैंने आपको बता चुका हूँ, जो भी नियम कानून बनाएगी सरकार उसमें वो डीपीएसपी को ध्यान में रख करके बनाएगी कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या बातें लिखी गई हैं। जैसा मैंने बताया ना कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक में कुछ बातें लिखी हुई है, वो ये सभी बातें मैं आपको अभी बता दूंगा कितनी क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखती है कोई भी सरकार कोई कानून बनाने से पहले, इनको नेग्लेक्ट या इनको अवॉइड नहीं कर सकती। ठीक है, और मेंशन इन आर्टिकल 36 to 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इन बातों का जिक्र है। तो ये पूरा आपने देख लिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की डेफिनेशन क्या होगी। हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ क्या होगा। ठीक है, ये एक तरह से इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, कि कोई भी पॉलिसी बना रही है, कोई भी नीति बना रही है तो उसमें वो इन बातों का ध्यान रखेगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य बनाने का जिसमें कमजोर वर्ग के लोगों का कल्याण हो। ठीक है, हमने ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और बताया मैंने आपको कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है। तो परीक्षा में अगर सवाल आएगा कि व्हाट डू यू मेंट बाय डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं, है ना, ये कुछ भी पूछेगा इससे रिलेटेड में, तो आपको ये सब चीजें लिखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण मतलब कैटेगराइज कर रखा है। हम बांट देते ना बातों को, जैसे टोटल बातें, कुछ बातें ए कॉलम में, कुछ बातें बी कॉलम में, कुछ बातें सी कॉलम में, कुछ बातें डी कॉलम में। आ रही बात समझ में? इसे बोल देते हैं आप क्या करना? वर्गीकरण, कैटेगराइज कर देना। ठीक है, तो जो हमारे डीपीएसपी हैं, ध्यान से समझिएगा, जो हमारे डीपीएसपी का मतलब समझ रहे होंगे ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं डीपीएसपी बोलूंगा तो समझ जाना मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो जो हमारे डीपीएसपी हैं वो बेसिकली कैसे लिखे हुए हैं, मैंने आपको भी बताया था ना, 36 से लेकर के 51 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बता दिया था मैंने, अनुच्छेद 36 से 51 तक लिखे गए हैं। लेकिन क्या है कि जब हमारे संविधान में लिखे गए तो ये एक लाइन से लिख दिए गए, अनुच्छेद 36 में कुछ बात, अनुच्छेद 37 में कुछ बात, अनुच्छेद 38 में कुछ बात, अनुच्छेद 39 में कुछ, अनुच्छेद 40 में कुछ, इस तरह से करते करते आपका 51 तक। ठीक, तो इन्होंने इसको कैटेगराइज नहीं करा है, इन्होंने एक सीरियल वाइज में इसको लिख दिया है हमारे संविधान में। जिन्होंने हमारा संविधान निर्माण करा था, ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं ने, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेम्बल वाला चैप्टर जो था मैंने आपको उसमें सब बता रखा है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसको देख लेना, अगर नहीं देखा है तो समझ में आ जाएगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इन बातों को तो ऐसे लिख दिया 36, 37, 38 के आगे की बातें कर करके। ठीक है, तो ये जो हमारे डीपीएसपी वाली बातें हैं ये कैटेगराइज नहीं करी गई थी, ध्यान से समझे, इनको कैटेगराइज नहीं करा गया था, इनको एक सीक्वल में लिख दिया उन्होंने। लेकिन बाद में इन सब बातों को क्या करा गया, इन सब बातों को कैटेगराइज करा गया हम लोगों के द्वारा, बाद में इसको कैटेगराइज करा गया समझने की दृष्टि से। तो इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा, कहीं कहीं पर 5 भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पर 6 भी लिख देते हैं, मतलब 36 से लेकर 51 तक के बीच में जो बातें हैं उनको डिवाइड्स कर दिया है पार्ट में, टुकड़ों में। ठीक है, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एनआईएस तो कहता है कि 4 कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड करा है। ठीक है, जो 36 से लेकर के 51 तक की बातें हैं, आर्टिकल डीपीएसपी जिनको हम कह रहे हैं, इनको 4
कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। अब वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी आई उनको देखते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल, द गैंधियन प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और चौथे नंबर पे मिसलेनियस। ये रही अंग्रेजी में। हिंदी में अगर हम इनको बोलें तो पहले नंबर पर लिखा है आर्थिक सामाजिक सिद्धांत, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है गांधीवाद सिद्धांत, तीसरे नंबर पर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत, फिर चौथे नंबर पर विविध सिद्धांत। अब ये तो मैंने आपको इनके टाइटल बता दिए कि भाई 4 कैटेगरियां हैं, इंग्लिश में ये नाम है, हिंदी में ये नाम है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक एक कैटेगरी को ओपन करके पढ़ना है कि आर्थिक सामाजिक सिद्धांत के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं, फिर हम दूसरे में देखेंगे गांधीवाद के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं, फिर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वाले के अंदर क्या है, फिर चौथे में विविध वाले के अंदर क्या बातें हैं। ठीक है, खाली यहीं पर मैं इसको लीव नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाता हूं तो उसी हिसाब से मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो 4 कैटेगरी में है, कैटेगरी ये बना रही कि अब इन कैटेगरी के अंदर क्या क्या बातें हैं उसको देखते हैं। ठीक, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल, आर्थिक सामाजिक सिद्धांत। आर्थिक सामाजिक सिद्धांत इसके आधार पर मतलब समाज में एक तरह से आप देखिएगा किसी भी तरीके से आर्थिक सामाजिक सिद्धांत में इन्होंने ये रखा हुआ है कि जो समाज में है वो आर्थिक रूप से सब बराबर रहें। अब उस बात को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। प्रोवाइडिंग एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, reorganizing the economic system in a way to avoid concentration of wealth in few hands, securing equal pay for equal work for both women and men work। ये इस तरह से सारी बातें लिखी हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर अभी पढ़ते नहीं है, मैं आपको इससे पहले कुछ समझाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर ही फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। डीपीएसपी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ये संविधान में 36 से लेकर 51 के बीच में लिखी गई है। तो अब मैं आपको फटाफट बताता चलता हूं, आपको लिखनी नहीं है, बस मैं बोलता जा रहा हूं, आप खाली सुनते जाइए। ठीक है, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51। ठीक है, अब आप ध्यान से समझते चलिएगा, मैं आपको पूरा पहले डीपीएसपी बता देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, तब आपको आगे चल के इन सब बातों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए 36 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम 36 नंबर की बात करें तो 36 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 36 नंबर पे आपके लिखा हुआ है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना कि राज्य का मतलब क्या होता है। तो अगर पॉलिटिकल साइंस में कहीं पर राज्य लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है ये बता रखा है आर्टिकल 36 में। इसमें पूरे सरकार के सरकारी कर्मचारी आते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के गांव का प्रधान तक आता है। ठीक है, राज्य के अंदर वाला राज्य भी आता है जिसको हम राज्य कहते हैं, और पूरा भारत को भी ये लोग राज्य ही कहते हैं। बेसिक बात ये है। ठीक है, आर्टिकल 37 में क्या बात करी जा रही है, देखिए 36 में तो मैंने आपको बता दिया कि राज्य की डेफिनेशन है कि स्टेट किसे कहते हैं। ठीक है, 37 में क्या लिखा हुआ है, नॉट लॉ इन्फोर्सेबल, मतलब जो डीपीएसपी हैं उन सबको आप न्याय के द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। मतलब अगर कोई सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाली बातों को नहीं लागू कर रही है, उन बातों को नहीं मान रही है किसी कानून को बनाते हुए, तो आप उसके लिए सरकार को कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते। जैसा फंडामेंटल राइट में क्या कहा था मैंने आपको, मौलिक अधिकार क्या थे, एनफोर्सेबल बाय लॉ थे या जस्टिसेबल थे। मतलब कानून की नज़र में आप उनको क्या कर सकते हैं, जैसे मानिए किसी ने आपके मौलिक अधिकार का राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम है, आपको किसी ने आपकी फ्रीडम पे रोक लगाई तो आप सीधे कहाँ जा सकते थे, आर्टिकल 32 में केस आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में कर सकते थे। अगर कोई सरकारी कर्मचारी ने करा है या किसी गवर्नमेंट ने करा है आपके ऊपर या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने करा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में तो ये था कि हम कानून के द्वारा उसको लागू करवा सकते थे, लेकिन डीपीएसपी के मामले में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी सरकार कानून बना रही है लेकिन वो नहीं पालन कर रही है डीपीएसपी का, तो उसके लिए आप उस सरकार को कोर्ट में नहीं घसीट सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो आर्टिकल आपका 37 ये कहता है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है। आर्टिकल 38 क्या कहता है? सोशल वेलफेयर, मतलब लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब जो हमारा राज्य है, जो सरकार है या स्टेट है, वो ऐसा काम करेगा, ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि जिससे जो लोग हैं उनका कल्याण हो। मतलब सोसाइटी में एक इक्वालिटी की बात हो, फ्रीडम की बात हो, भाईचारे की बात हो, कोऑपरेशन की बात हो, छुआछूत वाली बातें ना हो, सबको एक समान समझा जाए। ठीक है। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो हमारा स्टेट है, जो हमारी सरकार है, वो ऐसी व्यवस्था, ऐसे नियम कानून बनाएगी, जो भी बनाएगी उसमें इन बातों का ध्यान रखे कि इसमें समाज का कल्याण हो या कल्याणकारी समाज बने, जहां पर सब बराबर हों, जात पात मजहब धर्म के नाम पर भेदभाव ना हो, स्वतंत्रता हो, आम आदमी की स्वतंत्रता पे बंदिश ना लगे, भाईचारा बढ़े, कोऑपरेशन रहे सभी लोगों के बीच में, सबको एक समान समझा जाए। ठीक है। लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसे कानून बनाए जाएं। इन सब बातों का कौन करेगी? व्यवस्था सरकार करेगी। तो ये लिखा गया है सोशल वेलफेयर वाली बात 38 में। ठीक है। 39 में क्या लिखा गया है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब लिवलीहुड, लिवलीहुड के जो पर्याप्त साधन है, मतलब आप ये देखिए कि आज हमारी देश की क्या परिस्थिति है कि लोगों को रोजगार मिलता नहीं उनके स्टेट में। कोई उत्तर प्रदेश का है तो दिल्ली जाके नौकरी कर रहा है, दिल्ली वाला बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, बेंगलोर वाला कलकत्ता, सबके सब अलग अलग अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाके नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हमारे डीपीएसपी में लिखा गया कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो लोग हैं, जो जिस स्टेट को बिलोंग करता है, उसको वही नौकरी मिल जाए जहां पर वो रहता है। ठीक है। वही बात समझ में? बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। साथ ही साथ 39 में ये भी कहा गया है कि जो उत्पादन के साधनों सबका विकेंद्रीकरण हो, शक्तियां सब में बटी हुई हों। ठीक है। लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई वो ना हो भेदभाव, जैसे बोला जाता है ना कि महिला है, इसको महिला और पुरुष है मान लो, फॉर एग्जांपल दोनों के दोनों एक जॉब को काम एक जॉब में कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल दोनों एक पुलिस में है। ठीक है। तो ऐसा थोड़ी बोला जाएगा कि जो पुलिस में पुरुष है, जो मेल है, सेम रैंक पे दोनों, मान लो दोनों के दोनों कांस्टेबल रैंक पे मान लेते हैं, दोनों के दोनों, महिला भी कांस्टेबल है, पुरुष भी कांस्टेबल है, तो ऐसा नहीं होगा कि महिला को बोला जाएगा ये तो कमजोर है, इसको सैलरी कम दो, और जो पुरुष है उसको ज्यादा दो। ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ये बात भी 39 में लिखी गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। महिला पुरुष के उसमें आप ऐसा वो नहीं करेंगे कि वो महिला है तो उसकी सैलरी कम दो। ठीक है। साथ ही साथ जो आर्टिकल 39 में ये भी बात लिखी गई है कि जो लोग जहां जॉब कर रहे हैं, जहां वो लोग वर्क करते हैं, उनके वहां पर उनके स्वास्थ्य के लिए बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड हों। ठीक है। जो भी किसी कंपनी के वर्कर हैं, फैक्ट्री में लेबर हैं, उन्हीं की फैक्ट्री में, उन्हीं के वहां पर उनके लिए जो उनके वेलफेयर की, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। ठीक है। और बातें क्या लिखी गई हैं 39 में कि बचपन और यौवन, जो बचपना और जो जवानी का जो समय है उसको शोषण से बचाना, मतलब उन्हें बाल श्रम में ना लगाना, मजदूरी दिहाड़ी इस तरह काम ना करो। ये आपके अभी अपना क्या है, आपको एक तरह से अभी पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, ये सब चीजों का आपका समय है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो 39 की बात कर रहा हूँ मैं, आर्टिकल 39 की बात कर रहा हूँ अभी तक, जो मैंने आपको बताई है, आपको लिखनी नहीं, आप खाली से याद करते रहिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, उसको समझिए, याद भी मत करिए, उसको सुनते रहिए और समझते रहिए क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं डीपीएसपी के अंतर्गत। साथ ही साथ 39 के अंतर्गत एक और 39A जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया कि जो भी सरकार है, जो राज्य सरकारें हैं, वो विधिक सहायता मुफ्त प्राप्त कराएंगी। मतलब कोई गरीब व्यक्ति है, वो किसी कानूनी मामले में फंस गया, कोर्ट कचहरी का कोई एक ऐसा मामला बन गया है, या कुछ भी उसे कानून के दृष्टिकोण से उसे मदद की जरूरत है। अब लेकिन वो तो बेचारा गरीब है, वकील कहाँ से अलॉट करेगा वो, क्योंकि वकील की तो फीस होती है। तो 39A को जोड़ करके डीपीएसपी के माध्यम से ये बात भी कही जा रही है डीपीएसपी में कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था भी करेगी कि जिसमें गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए सरकार मुफ्त में विधिक सहायता, मतलब कानूनी सहायता, जिसमें एक मुफ्त वकील मुहैया कराएगी। ठीक है। बात आई समझ में मैंने क्या कहा? ठीक है। तो ये सब हम डीपीएसपी के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, मैं आपको सारे डीपीएसपी बता रहा हूँ 51 तक, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है। क्योंकि आगे बहुत सी बातें आएंगी इस रिलेटेड। ठीक। 39 जोड़ा गया, तो इसके अंदर हमने बहुत सी बातें देख ली। ठीक है। 39 के अंदर, 39 के अंदर अब बात करते हैं 40 की। 40 का कह रहा है, 40 कह रहा है कि
पंचायतों का गठन कराया जाए, पंचायतों का गठन कराया जाए। अब पंचायतों का गठन का मतलब क्या होता है? देखिए, केंद्र में केंद्र सरकार शासन करती है, राज्य में राज्य सरकार करती है, मतलब पूरे इंडिया में कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हाँ दिल्ली में बैठती है। ठीक, राज्यों में कौन बैठती है? आपके चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, विधायक, ये लोग रहते हैं। अब स्थानीय शासन की बात करी जा रही है। पंचायत मतलब स्थानीय, मतलब मान लो कोई गांव है, कोई गांव है तो गांव में भी अब शासन होगा। चीफ मिनिस्टर तो पूरा स्टेट का है, उसे क्या पता है किसी गांव में क्या चल रहा है। तो गांवों के लिए या इस तरह की जो बातें हैं, स्थानीय शासन जो है उसकी बात करी गई है। वहां पर पंचायतों का गठन किया जाए, ग्राम पंचायतों का गठन हो, जिसमें आप देखते हैं आपके ग्राम प्रधान वगैरह जो भी आप देखते रहते हैं इस तरह की चीजें, तो ये स्थानीय शासन बोला जाता है। ठीक है, तो डीपीएसपी 40 में कहता है कि पंचायतों का गठन करा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41वें अनुच्छेद में क्या लिखा गया है? 41वें अनुच्छेद में लिखा गया है, काम एवं शिक्षा पाने के लिए बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी की स्थिति में लोक सहायता का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मतलब बीमारी की स्थिति में है कोई, ठीक है, तो उसके उसमें जो अरेंजमेंट है वो राज्य द्वारा किया जाएगा। शिक्षा पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, बुढ़ापे में बीमारी की स्थिति है तो सब चीजों से बचाने के लिए आपको क्या करा जाएगा? आपको सरकार व्यवस्था करेगी। ठीक है, आर्टिकल 41 में ये बातें लिखी गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद 41 में पर। ठीक है, अब 42 में क्या लिखा गया है? ये सब अनुच्छेद है। ठीक है, याद रखना, इंग्लिश में आर्टिकल, हिंदी में अनुच्छेद। ठीक है, तो 42 की बात करी जाए, 42 में क्या लिखा गया है? मैटरनिटी रिलीफ के बारे में, मतलब प्रसूति सहायता। मतलब एक तरह से आप देखिए, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो जैसे शिशु को जन्म देने वाली होती हैं, उनके लिए क्या है, जो एक पूरा प्रसूति, जो पूरा प्रोसीड्यूर है बच्चा होने का, उसके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज है गर्भवती महिलाओं के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को सही से जन्म दे सके, उसके लिए जो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी है वो राज्य सरकार अलॉट कराएगी। इसलिए आप देखते होंगे प्रसूति केंद्र, आपको देखते होंगे मैटरनिटी वार्ड टाइप के, सेंटर टाइप के, जो भी केंद्र सरकार या राजकीय जितने भी अस्पताल होते हैं, है ना, आप देखते होंगे अपने सरकारी हॉस्पिटलों में इस तरह के प्रसूति केंद्र बनाए जाते हैं। तो ये भी डीपीएसपी में लिखा हुआ है अनुच्छेद 42 में। ठीक है, मैटरनिटी वाली बात। ठीक है, प्रसूति वाली बात। ठीक, अनुच्छेद 43 की बात करूं तो 43 में क्या करा जाएगा कि लिविंग वेज दिया जाए। यहाँ क्या बात कर रहा है ये? लिविंग वेज मतलब भाई आप किसी से कोई मजदूरी करा रहे हैं, दिहाड़ी करा रहे हैं, कोई भी जॉब वगैरह कुछ भी करा रहे हैं, तो आप उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको सैलरी ऐसी बहुत कम देंगे। तो यहाँ ये बताया गया है कि भाई आप उसे कम से कम इतनी सैलरी तो दो कि वो अपनी रोजी रोटी ठीक से कमा पाए, ताकि अपने जीवन को सही से चला पाए। ठीक है, 43 में ही इन्होंने बाद में एक 43A को भी जोड़ा है। ठीक है, तो 43A में क्या लिखा गया है? जो कोई फैक्ट्री होती है, उसका जो मैनेजमेंट होता है, कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं वो लोग अपनी फैक्ट्री के लिए, या कोई भी नया रूल बना रहे हैं कोई भी फैक्ट्री अपने उस पर्टिकुलर उद्योग के लिए, तो उसकी जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में वहां के वर्करों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। उस मीटिंग में वो लोग भी बुलाए जाएंगे, उनकी भी भागीदारी होगी, ताकि जो पॉलिसी बन रही है उस उद्योग के लिए, तो भाई वर्करों पे ही तो लागू करी जाएंगी। वो साहब लोग, ऑफिसर्स कितने गिने चुने, उन पे तो कोई बंदिश होती नहीं, सारे नियम कानून किनके लिए बनते हैं? वर्करों के लिए। और जो कामगार लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, तो उन लोगों को भी उस मीटिंग में जहाँ पर ये नियम कानून बन रहे हैं उस पर्टिकुलर फैक्ट्री से रिलेटेड, तो वहां पर उनको बैठने का अधिकार दिया जाएगा, उनको भी बुलाया जाएगा। ये क्या कहा जा रहा है 43A में। साथ ही साथ इसमें 43B भी जोड़ा गया। 43B में क्या जोड़ा गया कि सहकारी समिति का गठन किया जाए। सहकारी का मतलब कॉपरेशन, मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की बात करी जा रही है। कोऑपरेटिव का मतलब 5 लोग मिलकर के एक संस्था बना दे और उससे कोई अपना बिजनेस चला ले। जैसे इसी का एग्जांपल एक अमूल है, आप अमूल जानते होंगे। अमूल एक, आप उस कंपनी के दूध, घी, मक्खन इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करते होंगे। आनंद मिल यूनियन लिमिटेड नाम से एक, ये भी एक कॉपरेशन सोसाइटी थी, जिसमें कुछ लोगों ने मिलकर अपनी एक समिति टाइप की बनाई, फिर धीरे धीरे इनका बिजनेस एक्सटेंड हुआ, उसी को कहा जाता है सहकारी समिति। ठीक है, तो 43B में इस बात का जिक्र किया गया है। बात करी जाए आर्टिकल 44 में, तो 44 में क्या लिखा गया है?
कि समान कानून लागू हो पूरे भारत में, पूरे जात पूरे धर्मों के लिए एक कानून लागू हो। ऐसा ना हो कि भाई हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम के लिए अलग कानून है, सिख के लिए अलग कानून है, ईसाई के लिए अलग कानून है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह से एक बात करता है कि एक कानून होगा सबके लिए बराबर, कोई धर्म धुन के नाम पे हम बराबर अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म लॉ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इतना इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ लिखने पर, केवल आपको डीपीएसपी पूरा समझा रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपने 36 से 51 तक की सारी बातें समझ ली तो आगे जो बातें हैं वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो 45 क्या कह रहा है अनुच्छेद, ये क्या कह रहा है, जो बच्चे हैं, ध्यान समझिएगा, अनुच्छेद 45 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो भी चाइल्ड हैं, जो भी बच्चे हैं, कहां तक की उम्र के, 0 से लेकर के 6 साल तक के, ध्यान से समझिएगा, 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ऐसी व्यवस्था कौन करे, सरकार करे। तो आंगनवाड़ी वगैरह इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती होंगी, ये उससे रिलेटेड ही और चीजें नाम बदलते रहते हैं, ठीक है। तो 6 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी, ठीक है। बात करी जाए अनुच्छेद 46 की, तो 46 क्या कह रहा है, जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं या अदर वीकर क्लासेस, उन लोगों के जो वर्ग है उसको शिक्षा प्रोवाइड करना और उनके फाइनेंशियल बेनिफिट का ख्याल रखना, मतलब उनके आर्थिक हितों का ख्याल रखना, किस प्रकार से वो लोग थोड़ा बहुत अपना आर्थिक लाभ ले पाए और उनको एजुकेशन में एक तरह से आप देखिएगा उनका बेनिफिट मिले उनको। तो एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की यहाँ पर ये बात कर रहा है कौन, आर्टिकल 46। बात करी जाए 47 में, ये बात कर रहा है कि लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। मतलब ध्यान समझिएगा, जो जितने भी लोग हैं भाई उन सबको बेटर न्यूट्रिशन मिले, अच्छा आहार मिले, अच्छा भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले, ताकि उनका विकास हो, अच्छा खान पान मिले, इसकी व्यवस्था कौन करे, सरकार। ये क्या कहा गया है 47 में, ठीक है। अब इसी के तहत क्या आपको याद होगा कि गुजरात में और आई थिंक बिहार में भी शराब बंदी करी गई है, शराब पे प्रोहिबिशन लगाया गया है, ठीक है, कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भाई इस शराब को ही बंद करो, तभी जाके बेटर वो होगा, पोषाहार एक तरह से कि लोग अच्छा खाएंगे। आप अच्छा खा भी लीजिए, साथ में दारू चल रही है तो क्या फायदा, वो सब तो गड्ढे में गया, है ना। तो इस तरह की बातें हैं 47 में बताई गई है कि लोगों को ठीक से आहार मिले, इस तरह की बातों का ध्यान रखिएगा कौन, राज्य, ताकि लोगों को ठीक तरह से उनकी वो हो, ठीक है। तो ये बात है 47 में पोषाहार की बात। 48 में क्या कहा गया है, जितने भी दुधारू पशु हैं, मतलब जो भी जिनसे हमें दूध की प्राप्ति होती है जिन पशुओं से, उनके वध पे प्रोहिबिशन है, ठीक है, उनका आप कत्ल नहीं कर सकते। ये क्या कहा गया 48 में, जिस भी पशु का हम दूध पीते हैं उसके वध पर रोक लगाई गई है, ठीक है। आई बात समझ में। 48 के अंतर्गत ही 48A को भी जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया कि प्रोटेक्शन वो पर्यावरण की हम लोग सुरक्षा से संबंधित कानून बनाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, अपने जंगलों को संभालेंगे, अपना जो भी हमारा पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखने के लिए काम करेंगे, ठीक है। 49 वाले में क्या कहा गया है, जितनी भी राष्ट्रीय धरोहर हैं, जितने भी सरकारी स्मारक हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, जितने भी ये सरकारी राष्ट्रीय स्मारक हैं, इन सब की हमें क्या करनी चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी नियम कानून या इन सब बातों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 50 में कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका, मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों सेपरेट रहेंगे। मतलब देखिए कार्यपालिका कौन होती है, एक तरह से आप ही समझिए जिसमें पुलिस और ये लोग जो आते हैं सरकारी विभाग, जो आप पे कानून लागू करवाते हैं, अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो वो आपको पकड़ेंगे, फिर है ना आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी तरफ कौन आती है, आपकी जुडिशरी, जो उस पर फैसला लेती है कि भाई तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने कोई कानून तोड़ा तो उसे पुलिस ने पकड़ा,
तो पुलिस जो है वो कौन आ गई तुम्हारी, पुलिस आ गई तुम्हारी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, क्योंकि पुलिस क्या करती है, जो कानून बनता है उसको लागू करवाने में मदद करती है। तो एग्जीक्यूटिव के तरह आप समझिए इसमें कौन है, पुलिस। साथ ही साथ अब पुलिस क्या करती है, उसको पकड़ के डालती है कोर्ट के सामने। अब कोर्ट फैसला करता है कि इसको सजा देनी है नहीं देनी है, या जो सजा देनी हो कैसी होगी क्या होगी। वो कौन काम है जिसका, वो है जुडिशरी का काम। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर हो, एग्जीक्यूटिव के काम में, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है, और जुडिशरी का काम है अलग, इसको सेपरेट रखा गया है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का सेपरेशन की बात करी गई है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में क्या बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि, मतलब हम लोग कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे जो इंटरनेशनल पीस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति है, उसमें विघ्न पड़े। मतलब हमारा भारत कोई ऐसा नियम कानून ना बना दे कि हमारे बाकी देशों के साथ लड़ाई झगड़े, बेवजह के बिना मतलब की लड़ाई झगड़े होने लग जाए, ठीक है। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी की वृद्धि हो, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सब बातें हैं 36 से 51 तक, जो मैंने आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करी है यहाँ पर। अब देखना, अब हम जो पढ़ेंगे ना, अब यही बातों को इन्होंने टुकड़ों में बांट दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो हमने सारी बातें पढ़ी इन्हीं को इन्होंने इन 4 कैटेगरी में बांट दिया है। जो लिखी हुई है ना 4 कैटेगरी, इन 4 कैटेगरी में यही बातें हमें देखने को मिलेंगी। कुछ बातें जैसे मैंने आपको बताई, क्या क्या बातें देखना, वो सब कहाँ कहाँ गिरा रखी हैं। कुछ इकोनॉमिक सोशल प्रिंसिपल में डाल दी हुई, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल में, कुछ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में डाल दी हुई, कुछ मिसलेनियस में जो बच गई, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे करके क्या कर रखा है इन्होंने, ठीक है। आर्थिक सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी बातें हैं, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, पुरुष एवं महिलाओं को, दोनों को एक तरह से जो जॉब्स होती हैं, जिन्हें आप कहते हैं ना, जॉब हो गई, नौकरी हो गई, रोजगार हो गया, तो दोनों के दोनों को रोजगार देने की व्यवस्था कराए कौन, सरकार। ये मैंने आपको बताया था अभी 36 से 51 जब हमने पढ़ा था। तो रोजगार दे, सिंपल भाषा में समझो, मीन्स ऑफ लिवलीहुड मतलब जीवन जीने के लिए, ठीक है, अपने आजीविका कमाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जो हमें अर्न करना पड़ता है, तो कहाँ से करते हैं, नौकरी से करते हैं, रोजगार से करते हैं, तो उसकी फैसिलिटी कौन है, गवर्नमेंट अलाउड करे, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों के लिए, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखी गई है, रीऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमिक सिस्टम वे टू वाइड कॉन्सेप्ट, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, मतलब आर्थिक क्रियाओं का इस तरह से आप अरेंजमेंट करेंगे कि जो है पैसा जो है वो केवल कुछ हाथों में ही ना रहे, मतलब आप पूरे समाज का, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन याद रखने को कही थी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ऐसा आप कोई काम ना करें, ऐसा कोई नियम कानून ना बना दे कि इसमें क्या है कि खाली एक ही बड़े उद्योगपति या एक बड़े बिजनेसमैन को ही फायदा मिल रहा है और बाकी सब ठन ठन गोपाल। भाई जो जो भी संसाधन हैं उन सब पे सबका अधिकार हो, चाहे कोई भी अनजान आदमी है वो भी अपनी फैक्ट्री खोलना चाह रहा है तो सरकार उसके लिए भी उतनी ही परमिशन दे दे उसको, चाहे कोई बड़ा सा बड़ा आदमी भी आए, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था हो कि भाई जिसको जो करना है वो करे। आर्थिक संसाधनों पे सबका अधिकार है, किसी पर्टिकुलर आदमी का विकास नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप भी कोई अगर फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं तो आप भी जाइए, आपके लिए भी नॉर्मल प्रोसेस है, आप भी खोल सकते हैं। कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है तो वो भी खोल सकता है। ऐसा कानून ना बनाए सरकार की कोई बड़ा टाटा बिरला अंबानी को तो वो आसानी से परमिशन मिल जा रही है और आप चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अंबानी का यहाँ पे एग्जाम्पल उससे दे दिया कि वो बहुत बड़े लेवल का करेंगे तो बात अलग है, लेकिन जो भी एक बिजनेस आप करना चाह रहे हैं उसमें इकोनॉमिक सोर्सेज जो भी हैं वो सबके लिए बराबर हैं, ठीक है। सिक्योरिंग इक्वल पे फॉर वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये भी हमने देखो याद है ना, अभी पढ़ा था हमने कि महिला एवं पुरुषों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। सिक्योरिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब रोजगार की व्यवस्था कराया जाए, ठीक है, महिला पुरुषों के लिए, ठीक है, ये है। गार्डिंग द चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयमेंट, मतलब बच्चों का शोषण ना हो, वो भी हमने पढ़ लिया था। मेकिंग इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, मतलब
कार्य सबको मिलना चाहिए भाई, ऐसा काम बनाओ, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, ऐसे काम बनाओ, मतलब सरकार की तरफ से एवं साथ साथ इस सहायता मिले जब आदमी बेरोजगार नहीं है। तो यहाँ बेरोजगार भत्ते की बात करी जा रही है, ठीक है, वो भी दिया जाए। जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, सिक हो गए हैं, तो उनके लिए भी जो राज्य है वो सुविधाएं प्रोवाइड कराए, ऐसे कानून भी वो पढ़ाए, ठीक है। आप देखते होंगे कि बुजुर्गों के लिए जो पुलिस वालों के उसमें बहुत डेस्क बनाए रहते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग फैसिलिटीज अलॉट करी जाती है। तो ये सब बातों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा उनको बेरोजगारी भत्ता दे सरकार, इस तरह का भी वो करे, ठीक है। राइट टू वर्क हो, सबको काम मिले, सबको शिक्षा लेने का अधिकार हो, इस तरह की बातों का जिक्र करा गया है। मेकिंग प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर मैटरनिटी रिलीफ, जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। ऐसी आपके लिए व्यवस्था करी जाए, जो भी प्रसूति केंद्र वाली जो महिलाएं हैं, शिशु को जन्म देने वाली हैं, तो उनके लिए इस तरह की व्यवस्था भी अस्पतालों की या जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए। टेकिंग स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन, यही मैंने आपको बताया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग। जो भी इंडस्ट्री में जो भी वर्कर्स काम करते हैं, अगर वो इंडस्ट्री किसी प्रकार का कोई नियम कानून बना रही है, तो उस नियम कानून बनाने की जो मीटिंग है उसमें जो वर्कर्स हैं उस कंपनी के, वो लोग भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है। प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग सेक्शन ऑफ पीपल्स पॉलिसी ऑफ द सोसाइटी। हाँ, यहाँ पर ये लिखा गया है कि उनके हितों का ध्यान रखा जाए, जो वीकर सेक्शन है, खास करके शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, ये भी मैंने आपको बताया। सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेकिंग एफर्ट्स टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ, प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टू ऑल। हाँ, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। जो मैंने बताया था ना कि 6 साल तक की उम्र तक सब बच्चों को वो मुफ्त में शिक्षा प्रोवाइड कराएगा, कौन? राज्य सरकार, ठीक है। जैसे मैंने आपको आंगनबाड़ी का एग्जांपल दिया था, तो ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो ये सारी बातें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैंने आपको पहले समझा दी थी, बार बार समझाऊंगा तो और टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आर्थिक सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत इन बातों को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा है, ठीक है। हमने 36 से 51 तक कितनी सारी बातें पढ़ी हैं, देखो उसमें से कुछ बातें इन्होंने यहाँ पर डाल दी इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल का हेडिंग बनाकर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इन्होंने इसको किस में डिवाइड करा है? गांधीयन प्रिंसिपल में, गांधीवाद सिद्धांत में। अब ये क्या है? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, पंचायतों का निर्माण हो। ये भी मैंने आपको याद है, अभी जब मैंने 36 से 51 पढ़ाया उसमें भी ये बात आई थी, तो उन्होंने वहां से उठाकर इस बात को किस हेडिंग के अंदर डाल दिया? गांधीयन प्रिंसिपल के, गांधीवाद सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, मतलब जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस चलाते हैं, कुटीर उद्योग, मतलब छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, तो इस तरह का भी सरकार प्रावधान करे कि भाई लोग छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में वो अपने एक तरह से लघु उद्योग चला सके, छोटे छोटे बिजनेस टाइप के, ठीक है। आप देखते होंगे सरकार कई प्रकार की योजना निकालती है कि लोग गांव गांव के घर घर में अपना रोजगार कर सकें, ठीक है। प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजीरियस टू हेल्थ, ये भी मैंने आपको बताया था गुजरात और बिहार का एग्जांपल देकर कि सरकार ऐसे कानून बनाए कि जिसमें उसके जो लोग हैं उनको पोषण मिले, उनको अच्छा आहार प्रोवाइड कराए, और उसी के अंतर्गत भी लिखा था कि इस तरह की बातों को प्रोहिबिट करा जाए, प्रतिबंध करा जाए। जो भी इस तरह के ड्रग्स हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, ड्रिंक्स और ड्रग्स दोनों जो हैं हमारे शरीर के लिए जो घातक है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो इसी के तहत आपने देखा होगा गुजरात में और बिहार में शराब बंदी है, ताकि लोगों का बेहतर स्वास्थ्य हो सके, ठीक। टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ हाउस डॉट एनिमल, वही है कि उनका संरक्षण कराया जाए। जो भी पशु हैं, खास करके जो दुधारू पशु हैं जिसमें काऊ और, ठीक है, इस तरह की बातें हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर है। अब कुछ बातें इन्होंने किस हेडिंग के अंदर लिख दी? पॉलिसीज रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल, अब यहाँ भारत से बाहर की बात हो रही है, दूसरे देशों के साथ कुछ ऐसे बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये इसको देखते हैं। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शांति और सुरक्षा वाले ऐसे काम करें कि पूरे अगले देशों के साथ हमारे साथ शांति प्रिय, प्यार मोहब्बत वाले वो हों और शांति बनी रहे। हम लोग ऐसा ना करें कि बेवजह में पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर रहे हैं, यहाँ से बम धमाके फेंक रहे हैं, तो इससे क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे। तो ऐसे काम नहीं करने हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इस तरह के हमें काम करने, इस तरह के नियम बनाने हमारी सरकारों को। ये भी डीपीएसपी के अंदर लिखे हैं। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, बस वही है, राष्ट्रों के बीच में, दो देशों के बीच में प्यार मोहब्बत और इज्जत वाले रिश्ते बने रहें। ऐसे ना हो कि हम गलत तरीके से वो कर रहे हैं, ठीक है। प्यार मोहब्बत के साथ रिश्ते बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी कानून हैं उनका हम रिस्पेक्ट करें,
और जो भी हमने संधि करी है उनका रिस्पेक्ट करें। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनते हैं कि एक देश दूसरे देश के उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, बेवजह परेशान नहीं करेगा, बहुत सी बातें हैं जो इंटरनेशनल लॉ में लिखी रहती हैं, तो उन सबका आपने पालन करना है, ठीक है। और एनक्रो सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब आर्बिट्रेटर की बात करी जा रही है यहाँ पर। अगर कोई भी दो देशों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो कोई भी एक बिचौलिया आएगा, कोई भी बाहरी देश हो या कोई भी हो, हम किसी संस्था की मदद ले सकते हैं। वहां जाकर के हम लोग अपने जो भी, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस लड़ाई से ना, उसे प्यार मोहब्बत से बातचीत करके किसी मध्यस्थ के माध्यम से हम उसको समझाएं। जैसे बोलते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज करा दो, दो लोगों के बीच में झगड़ा है तो तीसरा कोई ऐसा बंदा लाया जाए जो जो दोनों को जानता है और दोनों उसकी बात मानते हैं, और वो दोनों को बिठा करके सुलह करा देगा। तो ये वाली बात भी लिखी गई है कि एंक्रो सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी समझौते से हम मामलों को रफा दफा करें, ठीक है। ये बात रही पॉलिसी रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब इन तीन कैटेगरी में इन्होंने कुछ बातों को डाल दिया जो हमने टोटल 36 से 51 तक पढ़ी। आपने अगर गौर फरमाया होगा तो वही बातों को इन्होंने टुकड़ों में इधर-उधर बांट रखा है, ठीक है। जो जो जिस तरह की बातें लगी, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल की लगी, कुछ सोशल इकोनॉमी की लगी, कुछ इंटरनेशनल लेवल की लगी, और जो बाकी बच गई उनको उन्होंने कहाँ डाल दिया, मिसलेनियस में डाल दिया। तो मिसलेनियस में क्या क्या बातें हैं, आइए देखिए उसको। टू सिक्योर ऑल इंडियंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये मैंने आपको बताया था, याद है कि एक कानून होगा, समान कानून, समान कानून, बराबर कानून होगा, ऐसे नहीं हिंदू के अलग मुस्लिम के अलग, ये भी हमने पढ़ लिया। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बता दिया था, ऐतिहासिक स्मारक जो भी हैं उसके लिए सुरक्षा के लिए सरकार काम करेगी, ठीक है। टू सेव इन्वायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, जो है अपना पर्यावरण को बचाएगी सरकार, इसके संबंध में कानून बनाने वाले होने चाहिए। और जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकेगी, और जो हमारे वन्य जीव हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, उनकी भी सुरक्षा से संबंधित कानून बनाएगी। ऐसा कानून ना बना दे कि भाई पूरा जंगल ही साफ कर दो, समझ रहे हैं। तो ये सब बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये भी टू मेक अरेंजमेंट फॉर डिसबर्समेंट ऑफ फ्री लीगल जस्टिस थ्रू सूटेबल लेजिस्लेशन, बता दिया था। अगर कोई गरीब आदमी उसके पास कानूनी सुविधा नहीं है तो सरकार उसको वहां पर क्या करती है, मुफ्त में एक लीगल एडवाइजर या सरकारी वकील मुफ्त में मुहैया कराती है, ठीक है, विधिक सहायता प्रोवाइड कराती है। और आज तो बहुत से ऐसे डेस्क बन चुके हैं कि आप कानूनी सहायता के लिए, अगर आपके पास वकील के पास के लिए पैसे नहीं है तो आप लीगल एडवाइस सरकारी बहुत से प्लेटफॉर्म में वहां से ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड लेबर एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, शिक्षा की सार्वभौमिकता, बाल मजदूर और महिलाओं का स्तर। इसमें मेन है महिलाओं का स्तर, बाकी सब आप देख चुके हैं कि जो बच्चों वगैरह का है मैंने बता दिया था आपको। महिलाओं के स्तर की बात क्या है यहाँ पर, इसको जरा सा आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। कि ऐसे काम करने हैं कि जो वीकर सेक्शन है, मैंने आपको बताया था ना, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, इनका कल्याण होना चाहिए। और उसमें मैंने आपको एक महिला के बारे में बताया था कि महिलाओं का हमें किसी प्रकार से वो करना है विकास। तो यहाँ देखिए, आप ध्यान से समझिए इस बात को। जो हमारी सोसाइटी है, मैं समझा देता हूँ, लेखा आप अपना भी लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पर एक बात देखेंगे कि जो सबसे पहले अगर हम अपने लोकल लेवल पे देखें, अगर अपने परिवार में ही, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वुमेन की क्या स्टेटस है। जो महिला है, अगर हम अपने घर की ही बात करें तो हमारे घर में जो हमारी मम्मी होंगी उनकी क्या स्टेटस है। फादर हमारे ज़्यादा डोमिनेंस है, पापा की ज़्यादा चलती है, सब घर में होता है ना, बड़े बड़े फैसले लेने का अधिकार किसको है, पापा को। मम्मी क्या है, मम्मी उनकी एक तरह से सबऑर्डिनेट है, अधीनस्थ है। जो पापा का आदेश होगा मम्मी उसमें ज़्यादातर हाँ ही करती हैं। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, मेल डोमिनेंस नेशन है हमारा। इसी तरह से कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, ज्यादातर यहाँ पुरुषों की ही चलती है। तो एक तरह से क्या, अगर पुरुषों की चल रही है तो महिलाओं का एक तरह से क्या हो रहा है, कहा गया कि इनका हमेशा से बहुत पहले से शोषण होता जाता है, महिलाओं का शोषण होता है। शोषण किस किस तरह से, कहा गया कि पुराने रीति रिवाज ऐसे थे कि जहाँ पर पहले महिलाओं के साथ कई प्रकार के ऐसे अत्याचार करे जाते थे, जिसमें बोला जाता था कि कुछ चीज देखिए आपकी, अगर दहेज नहीं लाई है तो लड़की को जला देते थे, समझ रहे हैं। बेवजह में लोग अपनी बीवियों को मारा करते थे, पिटाई करा करते थे। ये सामाजिक वही तो है सारे, देखिएगा दोष थे। इन बातों को कोई वैसे नहीं देता था कि भाई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, कोई अपनी बीवी को मार रहा, चलो कोई नहीं, बड़ा काम नहीं, नॉर्मल है, तो होता रहता है, हर कोई मार रहा है। क्रुएल्टी होती थी वुमेन्स के ऊपर, ठीक है। और दहेज न मिलने पर भी मारते थे, कुछ कुछ लोग जला देते थे, जान से मार देते थे। तो ये महिलाओं के ऊपर एक तरह से अत्याचार ही तो हो रहा था, ठीक है। एक सती प्रथा हुआ करती थी,
है ना। सती प्रथा में क्या होता था, अगर किसी महिला का जो है कोई, उसका कोई पति है जो वो एक्सपायर्ड हो गया है, तो क्या करेगी पत्नी, पत्नी को भी जिंदा जो जलती आग होती थी पति की चिता के साथ, उसको जल जाना होता था। सोचो, जलती आग में किसी महिला को जलना होता था, इसे कहते थे सती प्रथा। तो ऐसी वो भी थी। बचपन में ही इनकी शादी कर दी जाती थी, छोटी छोटी बच्चियों की बड़े बड़े अधेड़ उम्र के आदमियों के साथ कर दी जाती थी। और जो महिलाएं अगर लड़का पैदा ना देख से सके, संतान में अगर लड़का नहीं हुआ, तब भी उसको वहां पर कोसा जाता था। पर्दा प्रथाएं थी कि जो महिलाएं हैं वो पूरा मुंह ढक के रखेंगी। समझिए थे, इस तरह के जो रीति रिवाज थे जो इनके ऊपर एक क्रुएलिटी करते थे, इन सब बातों से देखा गया कि महिलाएं जो हैं बेचारी एक तरह से वीकर रही हैं, समाज में उनका बहुत शोषण हुआ है। तो हमारे डीपीएसपी में फंडामेंटल जो हम बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो बातें दी गई। एक तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए। फंडामेंटल राइट्स में क्या देखा, महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान तरीके से देखा गया है। राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, क्या है इसमें कहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए अलग इक्वालिटी है, पुरुषों के लिए अलग है? सब बराबर हैं। तो फंडामेंटल राइट्स कुछ एम्पावर कर रहे हैं महिलाओं को, है ना। तो वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती है, अगर बालिक है अपनी मर्जी के उससे शादी कर सकती है, वो सब उनके अधिकार हैं, ठीक है। ये सब बातें हैं। डीपीएसपी के माध्यम से ये बताया गया, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा, कि इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और बहुत से ऐसे कानून बनाए गए जिसमें संपत्ति में इनको बराबर का अधिकार दिया जाएगा, है ना। मैटरनिटी रिलीफ का भी हमने भी पीछे देखा था, है ना, बताया था ना मैंने आपको, ये पढ़ा था कि महिलाओं की जब प्रसूति होगी, जब किसी गर्भवती महिला का कोई शिशु को जन्म देने वाली है, तो उस समय जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता होती है वो सब प्रोवाइड करनी चाहिए। वुमेन को एजुकेशन मिलेगा। तो ये सब बातें जो हैं, जितनी भी हैं, ये सब बातें क्या हैं, महिलाओं के एक तरह से जो शोषण हुआ है उसको दूर करने की, वीकर सेक्शन में आ रही हैं ये भी, इनका भी एक तरह से कमज़ोर वर्ग में थी महिलाएं भी, इसीलिए इनके लिए बहुत से कानून बनाए गए। साथ ही साथ हमारे संविधान संशोधन में क्या करा गया, जो पंचायत होती हैं और जो म्यूनसिपालिटी में चुनाव जो भी होते हैं, इन सब चुनावों में 1/3 मतलब 1/3 जो सीट हैं वो किसके लिए होंगी, महिलाओं के लिए होंगी। लोकसभा राज्यसभा में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीट होंगी, ठीक है। 1/3 सीट का प्रावधान रखा गया महिलाओं के लिए। कहाँ पर, लोकसभा, राज्यसभा में, पंचायतों में और म्यूनसिपालिटीज में। यहाँ पर जो भी अगर इलेक्शन वगैरह होती है तो उसमें 1/3 सीट महिलाओं की होती होंगी। इसी के तहत आप देखते होंगे बहुत से लोग अपनी वाइफ्स को इलेक्शन में उठाते हैं, ध्यान देंगे अगर, तो ठीक है। तो यहाँ पर इनको सीट अलॉट करी जाती है, रिजर्वेशन एक तरीके का, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क है, इस तरह की सारी बातें हैं, ठीक है। तो ये थी महिलाओं से संबंधित जो थी डीपीएसपी से रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, इस तरफ तो है आपके, नहीं एक सेकंड है, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो इस तरफ पे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स और इस तरफ पे हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, समझ जाना। तो अगर कोई ऐसा सवाल आता है कि बोल दिया जाता है कि भाई मौलिक अधिकारों में और डीपीएसपी में भाई अंतर स्पष्ट करो, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करो, और ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, ध्यान से समझ लेना इसको। अभी तक आप लोग डीपीएसपी अच्छे से समझ चुके होंगे, फंडामेंटल राइट भी अच्छे से समझ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। अब क्या पूछ लिया, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करो भाई, अंतर क्या है दोनों के बीच में। तो देखो, सबसे पहले फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। नेगेटिव इन नेचर, इसको मिटा देता हूँ ऊपर, ये फंडामेंटल राइट का है कॉलम, ये डीपीएसपी का है। तो क्या है पहले इसका, नेगेटिव इन नेचर। फंडामेंटल राइट क्या कह रहा है, नेगेटिव इन नेचर है। यहाँ पर क्या करता है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, ये मना करने को कहता है, मतलब हर काम के लिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। किसको, सरकार को, कि आपको ये नहीं करना है, आप ये नहीं कर सकते। राइट टू इक्वालिटी के अंदर आप किसी के अधिकार नहीं छीन सकते। ये एक तरह से नेगेटिव है नेचर में, ये ना 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 कह रहा है हर चीज के लिए, ठीक है। चाहे सरकार हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, उसको फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ये ना 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 कहता जा रहा है, ठीक है, हर बात में। साथ ही साथ अगर डीपीएसपी की बात करें तो ये एक तरह से नेगेटिव यहाँ गलत हो गया, इसे आप कह सकते हैं पॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या है, ये सकारात्मक है, ये सरकार को करने को हाँ 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 कह रहा है कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, जैसे कि इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क करिए, प्रॉपर्टी में शेयर दीजिए,
हेल्थ एंड केयर मैटरनिटी के लिए आप रिलीफ दीजिए, एजुकेशन फॉर वुमेन दीजिए, ठीक है, पर्यावरण को आप संरक्षित कीजिए, समझ रहे हैं। तो इस तरह की ये क्या है, ये पॉजिटिव इन नेचर है, ये हर काम को करने के लिए आपको कह रहा है, और जो फंडामेंटल राइट है वो आपको काम करने से रोक रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट नेगेटिव इन नेचर और ये पॉजिटिव इन नेचर। फंडामेंटल राइट में क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एंड आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। देखो फंडामेंटल राइट जो हमारे मौलिक अधिकार है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अगर आपने वो चैप्टर भी पढ़ा होगा तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी फंडामेंटल राइट का अगर ब्रीच कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं और कानून आपकी मदद करेगा। आप बोलेंगे भाई मेरे फंडामेंटल राइट को कोई ब्रीच कर रहा है, कोई इंफ्रिंज कर रहा है ना, मुझे राइट टू फ्रीडम है, लिबर्टी है, मैं घूम सकता हूँ, कोई मेरे को घूमने पे रोक लगा रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को सजा देगा। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो व्यक्ति को सजा देगा, कोई सरकारी कर्मचारी परेशान कर रहा है तो उसको सजा देगा, या पूरी सरकार ने कोई कानून बना दिया है जिससे आपकी फ्रीडम पे रोक लग रही है तो आप कोर्ट में जाएंगे। तो फंडामेंटल राइट क्या है, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ है। जब भी उनका कोई उल्लंघन करेगा तो हम कोर्ट से उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन क्या है, जो हम डीपीएसपी की अगर बात कर रहे हैं तो डीपीएसपी क्या है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, नॉट एनफोर्सेबल, ध्यान रखना, मतलब कानून के द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता है। ये एक नीति निर्देशक है, मतलब लिख दिए हैं संविधान में कि भाई कोई भी सरकार अगर नियम कानून बना रही है तो इन बातों का ध्यान रखेगी। अब उस सरकार ने अगर उस बातों का ध्यान नहीं दिया तो आप उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप उसको कोर्ट में केस कर देंगे, वो बात जा ही नहीं सकती, ठीक है, वो कोर्ट में ले जाने लायक ही नहीं है। ये बात लिखा हुआ है नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन ध्यान रहे, भले ही कानून द्वारा उनको लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या है, हमारे समाज में आज हर किसी को मालूम है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। तो कोई भी सरकार अगर कानून बनाती है तो उस उन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना फिर लोग क्या करते हैं, आप देखिए इतने 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 सामाजिक संस्थाएं हैं, लोग बोलते हैं आपने डीपीएसपी का ही उल्लंघन कर रखा है, इसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो बातें लिखी गई हैं आपने उन सब बातों का यहाँ पर उल्लंघन कर दिया साफ साफ। तो ये सरकार की अब जिम्मेदारी बन गई है, क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुके हैं, उन्हें मालूम है। तो हर चीज कानून के डर के कारण नहीं, लोगों के डर के कारण भी सरकार को करनी पड़ती है, अन्यथा अगली बार से चुनाव में क्या होगा, लोग वोट ही नहीं देंगे, क्या कर लोगे, ठीक है। तो नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ है कौन, डीपीएसपी। ध्यान रखना, कोर्ट के द्वारा इनको नहीं लागू किया जा सकता। दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, कौन, फंडामेंटल राइट। ये बात आप भी समझते होंगे, मौलिक अधिकार किसके हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के। तो अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूं तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का एक तरह से कल्याण हो रहा है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी किसके, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के। तो ये बात कर रहा है वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष की। लेकिन जो डीपीएसपी हैं वो किसके लिए हैं, सोसाइटी के लिए, क्योंकि जो नियम कानून बन रहा है वो पूरे समाज के लिए बन रहा है, तो ये पूरे समाज को प्रभावित करते हैं डीपीएसपी, ठीक है। और दूसरी बात, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, मतलब मैं बोलूं फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए कोई कानून निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, वो तो संविधान में लिख दिया गया, मौलिक अधिकार है, वो ऑटोमेटिकली लागू हो रखे हैं। कोर्ट कचहरी किसी की जरूरत नहीं कि उनको लागू करा जाए इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, वो होल लाइफ है आपके, बेवजह कोई बीच में छिड़खानी नहीं है, ऑटोमेटिकली वो लागू हो रखे हैं। लेकिन जो डीपीएसपी है उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन चाहिए टू इन्फोर्स। डीपीएसपी में कोई बात लिखी हुई है, उसको किसी कानून में डाल करके तभी लागू कराया जा सकता है। आई बात समझ में, तो नीड इम्प्लीमेंटेशन फॉर इन्फोर्स का मतलब यही है। तो ये हमने क्या देखा आज इस वाले में, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब लास्ट इसमें रह जाता है रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड, मतलब अभी तो हमने क्या देखा था, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच में देख लेते हैं संबंध, रिलेशन क्या है। रिलेशन सीधे सीधे ये कहा जाता है, एक एक शब्द में समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब अगर ये मौलिक अधिकार है और ये संविधान, ये आपके डीपीएसपी हैं, तो ये दोनों मिलकर ही आपको पूरा एक तरह से वेलफेयर देते हैं, आपका भला करते हैं एक तरह से। तो देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री इस इधर के, क्योंकि आप ध्यान समझिएगा, फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट आपको इंडिविजुअली रूप पे आपको आपके राइट प्रोवाइड करता है, वहीं डीपीएसपी आपकी पूरी सोसाइटी के लिए
एक तरह से क्या करता है, वेलफेयर करता है। तो वहां पर पूरी सोसाइटी के लिए कर रहा है, तो सोसाइटी में आप भी आ रहे हैं और इधर इंडिविजुअल आपका भी हो रहा है। तो इन दोनों के मिलने से क्या कहा जाता है इनको, कि ये पूरक हैं एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आपने मान लो आपको कहा आप एक ड्रेस कोड पहन के आओ, आपने पैंट पहनी, शर्ट पहनी, बाल वगैरह अच्छे कटा दिए, ठीक है। अब अगर आपने एक अच्छे क्वालिटी के शूज पहन लिए तो आप और अच्छे लग गए, तो ये क्या हो गया, शूज आपके कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अब आपने शर्ट के ऊपर एक और अच्छा से कोट पहन लिया तो आप और अच्छे दिखोगे, तो ये भी क्या है, आपके लिए सप्लीमेंट्री हो गया। तो आपकी सुंदरता और निखरती जा रही है धीरे धीरे करके, समझ रहे। तो इसका मतलब यही है, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि जो फंडामेंटल राइट हैं और डीपीएसपी हैं, ये एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, ठीक है, वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री हैं टू ईच अदर, ठीक है। एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बात इसमें बताई गई है, फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू इग्नोर देम व्हाइल फॉर्मुलेटिंग इट्स प्लान एंड पॉलिसीज एज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्शन फॉर द पीपल इन जनरल, ठीक है। कोई भी सरकार इन बातों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती अपना कोई भी कानून या कोई भी पॉलिसी या कोई भी नीति बनाते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज लोग जागरूक हो चुके हैं, हर किसी को मालूम है कि जो भी नीति नियम कानून सरकार बना रही है उसमें डीपीएसपी का होना आवश्यक है, और नहीं होता है तो वो लोग सरकार को फिर उस चीज के लिए कोसते हैं, बोलते हैं आपने इसमें डीपीएसपी का ही उल्लंघन करा है। तो लोग जागरूक हो चुके हैं और सरकार को भी इन बातों का फिर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे ध्यान तो चुनावों में अगली बार से उनको कोई वोट नहीं देगा। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर था इसका पार्ट फर्स्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में क्या देखा हमने, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब इसका आएगा पार्ट 2, उसमें मैं क्या कर दूंगा आपके लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मौलिक कर्तव्य। अब इसका आ जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, उसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे और हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो चैप्टर नंबर 7 है हमारा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा रिपीट करके सुनिएगा, ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने बता दिया डीपीएसपी में कुछ बातें हैं 36 से 51 तक लिखी हुई हैं, उन सब बातों का सरकार को पालन करना होता है। कोई भी नियम कानून अगर बना रही है कोई सरकार तो उन बातों का पालन करेगी, ठीक है। लेकिन ये बातें कानून के द्वारा आप लागू नहीं करवा सकते कि डीपीएसपी की बातों का सरकार पालन करे ही करे, लेकिन सरकार को ये सब करना पड़ता है क्योंकि आज की जनता को इन सब के बारे में जानकारी है, ठीक है। बाकी आपने पूरा समझ लिया है कौन कौन सी बातें हैं, वो सारी बातें हैं मैंने आपको एक साथ बताई थी ब्रीफ में, फिर उसको उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया है, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल में, कुछ सोशल इकोनॉमिक्स में, कुछ इंटरनेशनल में डाल रखा उन्होंने, कुछ मिसलेनियस में डाल रखा है, ठीक है। तो ये सब आप याद कर लेना और डिफरेंशिएट मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में क्या अंतर है और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मैंने बता दिया। सिंपल एक शब्द में लिख देना, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। और फंडामेंटल राइट स्टैब्लिश करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करते हैं, इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये बातें हैं, पूरी बात खत्म होती है यहाँ पर। अगले चैप्टर में या इसी के पार्ट जो अगला है उसमें हम आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।